हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों हम लोग लास्ट टर्न पे एक्सरसाइज 12.1 पढ़ रहे थे। स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था, कंसेप्ट पूरा समझा था। बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझे हैं, तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप क्लिक करके पहले पूरे कंसेप्ट और 1 और 2 क्वेश्चन को देख लीजिए, तब उसके बाद आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट इसका ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चंस इसके लगा चुके हैं हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ऑफ द टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स, तो हमें वो नहीं बताने हैं जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है। हमें उनके कोफिशिएंट बताने हैं जिनमें कोई ना कोई वेरिएबल भी होता है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कांस्टेंट और कोफिशिएंट में, तो मैं फिर से अभी बता दूंगा एक बार। फर्स्ट पार्ट उठा लेता हूँ थर्ड का। बोल रहा है 5 - 3t²। ये बच्चों क्वेश्चन है। तो इसमें जो 5 है बच्चों, ये अकेला कांस्टेंट है आपका, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। बट यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक है 5 और एक है -3t²। तो इसमें हम 5 की बात करें तो 5 अकेला बच्चों क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। हालांकि 3 भी एक कांस्टेंट है, बट यहाँ पे 3 जो होगा वो कोफिशिएंट बोला जाएगा, क्योंकि इसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। तो हमें ऐसे बताने हैं, ऐसे कांस्टेंट बताने हैं या ऐसे कोफिशिएंट बताने हैं जिसमें साथ में वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं बताने हैं। लिखा हुआ है अदर देन कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें बच्चों आप एक काम करिएगा, मैं आपकी इजीनेस के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। आप एक अलग अलग क्वेश्चन ऐसे मत सॉल्व करिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप एक काम करिएगा, सीधे सीधे थर्ड क्वेश्चन डालिएगा और एक टेबल बना लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मत आप लिखिएगा। आप क्या करिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप पहले तो सीरियल नंबर लिखिएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक पार्ट। एक्सप्रेशन करिएगा, टेबल बनाना आपके लिए ईजी रहेगा। फिर कौन कौन से टर्म्स में क्या है, कोफिशिएंट आया हुआ है, और फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है क्या आपका। पहले तो कौन कौन टर्म्स में आया हुआ है, फिर है क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मैं कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सीरियल नंबर में जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन क्या है, 5 - 3t², जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था। इसमें टर्म्स कौन से हैं जिनमें कोफिशिएंट आ रहा है, तो पहला वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो दूसरा बचा -3t², ठीक है। इसमें आपका कोफिशिएंट आ रहा है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है क्या इसमें, तो इसको इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है आपका -3। बस हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पार्ट की बात, सेकंड उठाऊं या कोई और पार्ट उठाऊं, रुकिए मैं देख लेता हूं कोई थोड़ा सा अगर टिपिकल हो। बच्चों मुझे सारे ही लगभग सिमिलर लग रहे हैं, हालांकि मैं आपके लिए 8th पार्ट उठा लेता हूं, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। तो 8th पार्ट, कंफ्यूज नहीं होना है ब्रैकेट से। ब्रैकेट अगर दिया है तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2l + b, तो आप इसी टेबल में ही सॉल्व कर लीजिए, = 2l + 2b, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपका बच्चों एक्सप्रेशन है 2l + 2b, दोनों में बच्चों क्या है, वेरिएबल है। तो मतलब दोनों में ये क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए, और यही हमें बताने हैं कोफिशिएंट। तो 2l की बात करें, पहले वाले की बात करें, तो इसमें क्या कोफिशिएंट है, 2l में क्या है, 2 है, और 2b में क्या कोफिशिएंट है, 2 है। तो आप यहाँ पे जितने भी टर्म्स होते हैं वो लाइन से टर्म्स लिख लेंगे और सबके अलग अलग कोफिशिएंट बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको को सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। वही है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में बच्चों क्या था, हमें ये नहीं बोल रहा था कि जब तक t ना हो तब तक उसका कोफिशिएंट ना बताना। इसमें अगले वाले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है, खाली हमें उन्हीं के कोफिशिएंट बताओ जिनमें वेरिएबल x है। जैसे यहाँ पे अगर इसमें मैं आपसे पूछता खाली उसका मुझे कोफिशिएंट बताओ जिसका वेरिएबल b है, तो आप सिर्फ 2b लिख के 2 आंसर कर देते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बताया था सबके बताने हैं, तो हमने 2l का भी बताया, 2b का भी बताया, दोनों के 2 बताया, ठीक है। यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन में स्पेसिफिक कर दिया है कि
जिनमें x है बस हमें उन्हीं के कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। तो इसमें भी वही टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने से क्या होगा आपका ईजी हो जाएगा। जैसे वही सिमिलर टेबल बनाएंगे, सबसे पहले अपना सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर क्या एक्सप्रेशन है। टेबल ज़रूरी नहीं है बच्चों आपको बनाना, आप चाहें तो ना बना के फर्स्ट क्वेश्चन में अलग लिख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन अलग सॉल्व कर सकते हैं, बट इतने बार लिखेंगे उससे इजी पड़ जाएगा। ये जो टेबल है ये उससे इजी है। टर्म्स विद फैक्टर x, जिसमें x आएगा उन्हीं के हमें कोफिशिएंट बताने हैं, तो जिसमें x फैक्टर होगा और फिर कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम अपना पार्ट सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात मैं कर लूँ तो हो गया आपका y² x + y। ये बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें किस में आपका फैक्टर x है, पहले वाले एक्सप्रेशन पहले वाले टर्म्स में आपका फैक्टर x आ रहा है, दूसरे वाले में कहीं भी x नहीं है, दूसरे वाले में खाली y लिखा हुआ है। तो आपका ये हो गया टर्म y² x, यही आपको टर्म बताना है जिसमें x फैक्टर है, y² x हो गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे बच्चों x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, x के अलावा जितना भी होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, y²। आप कहेंगे कोफिशिएंट तो सर हम वैल्यू लेते थे, वो बच्चों तब लेते थे जब हमसे किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछता था। यहाँ पे हमसे x का कोफिशिएंट पूछा है तो हम x के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम बता देंगे कोफिशिएंट में, तो y² हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट और मैं ले लेता हूँ आप इसको, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। कौन सा लूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 वाला, 6 नहीं 7 लेता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। 7 में दोनों पार्ट में x है, जैसे 7x हो गया प्लस xy², इसमें आपको कन्फ्यूज़न जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले टर्म में भी आपका x है, दूसरे टर्म में भी x है, तो सबसे पहले पहले टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे, और दूसरे पार्ट में xy², यहाँ पे भी x के साथ क्या है y² है तो इसका y² हो जाएगा। ये देखिए मैंने दोनों टर्म के अलग अलग लिखा है, इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, अब मैं ये नहीं करा रहा हूँ, आपको x की जगह पे क्या देखना है y², किन किन टर्म में y² आया। अगर मैं इसमें पूछता आपसे कि y² किन टर्म में आया, तो आप पहला वाला टर्म बताते इसमें y² x आया है, कि y², हाँ y² है तो आप y² x लिखते। अब मैं पूछता y², अब x की जगह पे मैं यहाँ पे अगर y² लिख दूँ, फिर आपसे पूछूं y² के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो अब y² के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ y² बताना होगा तो वो x हो जाएगा, ठीक है। टेबल आप बनाइएगा, सब होमवर्क है आपके लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं फोर्थ का बी पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये बच्चों मैंने आपको कराया है, मतलब कराया क्या, समझाया है कंसेप्ट में लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से समझी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। मोनोमियल मतलब होता है कि एक टर्म, बायनोमियल मतलब होता है 2 टर्म, जैसे 2 टर्म है हमारे सामने, और ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म। तीनों मैंने बताए थे, 3 ही आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, हमें क्लासीफाई करना है, तो बच्चों क्लासीफाई करने के लिए सबसे बेटर है यहाँ पे भी हम टेबल बना देते हैं। टेबल कैसे, बहुत इजी टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है आपका, फिर क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको हमें मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल बताना है, और फिर क्या है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ही टाइप्स थे तीनों, अगर याद हो आपको। पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो देख लेंगे। तो कोई भी 2 पार्ट में आपको करके दिखा देता हूँ, 2 या 3 पार्ट जैसे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पहला ही उठा लेते हैं, एज ऑलवेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4y - 7x, ठीक है, 4y - 7x।
ये है आपका, इसमें कितने टर्म है बच्चों, 2 टर्म है, पहला 4y, दूसरा है माइनस का 7x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म में हम बोलते हैं बच्चों बायनोमियल। और ऐसे ही कोई एक पार्ट और उठा लेते हैं, 4th पार्ट 100। अभी 100 आप कहेंगे सर ये एक टर्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपका ये सिर्फ एक टर्म है, आगे प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ है ना, दूसरा टर्म है ही नहीं, तो सिर्फ एक टर्म है, तो एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, ऐसे ही कोई एक और पार्ट उठा लेते हैं। अब तो आप सारे कर सकते हैं बच्चों, कोई भी हो। मोनोमियल का एग्जांपल ले लिया, बायनोमियल ले लिया, कोई एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल ले, सबसे लास्ट वाला आपका ट्राइनोमियल का ही एग्जांपल है। 12th है 1 + x + x²। देखिए 1 हो गया एक टर्म, x हो गया दूसरा टर्म और x² हो गया तीसरा टर्म, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है बच्चों, तो अब आप कहेंगे सर ये नई बात आ गई यहाँ पे, लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो बच्चों लाइक और अनलाइक टर्म्स कुछ भी नया नहीं है, बस छोटा सी चीज़ है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसी में मैं आपको समझा देता हूँ कहीं भी एग्जांपल लेके। जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ था 4y और यहाँ लिखा हुआ था 7x। तो बच्चों 4 यहाँ पे y वेरिएबल था, यहाँ x वेरिएबल था। अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे x लिख देता कि 4x - 7x, तो क्या हो जाता, दोनों x हो जाते, दोनों वेरिएबल एक जैसे हो जाते। और जहाँ पे भी वेरिएबल एक जैसे हो जाते हैं उन दोनों टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलने लगते हैं। और जब वेरिएबल अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे y लिखा है यहाँ x लिखा है, तो ये अनलाइक टर्म्स होते हैं। टर्म 2 है ना आपके पास यहाँ पे, तो ऐसे ही लाइक और अनलाइक टर्म होते हैं। जिनमें वेरिएबल सेम होता है उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जिनमें वेरिएबल अलग अलग होता है उनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। बस इतना ही होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपका इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले तो सीरियल नंबर, फिर पेयर ऑफ टर्म्स जो हमें क्वेश्चन गिवन है, या क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं गिवन है इसलिए हमने एक्सप्रेशन नहीं लिखा। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया होता तो हम एक्सप्रेशन लिख देते। यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, तो आप टर्म्स भी लिख सकते हैं या पेयर ऑफ टर्म्स लिख लीजिए, बात बराबर है। अब आपको आंसर करना है जो हमसे पूछ रहा है, क्या ये लाइक टर्म होगा या ये अनलाइक टर्म होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज वी पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले में हमें दिया हुआ है 1 और 100। तो बच्चों ये भी आपका एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दो अलग अलग टर्म हैं और दोनों ही आपके कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, ये एक जैसे हैं बिल्कुल, तो ये आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई एक पार्ट और उठा लेता हूँ, जैसे 3rd पार्ट। आपको दिया गया है -29x और -29y। बच्चों यहाँ पे हमें कांस्टेंट तो सेम दिया गया है, बट हम तो मेन तो वेरिएबल देखते हैं ना। कांस्टेंट अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा है, कांस्टेंट सेम दे के वेरिएबल अलग अलग दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनलाइक टर्म हो जाएगा। अनलाइक टर्म्स, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, क्योंकि एक में x है दूसरे में y है। मेन वेरिएबल देखिएगा हमेशा। ठीक है, अब एक पार्ट आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ले लेता हूँ 4th पार्ट, और अभी एक पार्ट और करवाऊँगा। यहाँ पे जितने भी कन्फ्यूज़न है बच्चों क्लियर कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं बचना चाहिए। 4th पार्ट है बच्चों 14, क्योंकि ये बच्चों आपका आगे तक चलेगा पूरी मैथ्स में, हमेशा जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे हमेशा चलेगा ये 42yx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर ठीक है वेरिएबल देखेंगे हम,
कांस्टेंट नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई एक्स लिखा हुआ है। तो बच्चों ये दोनों क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, चाहे एक्स वाई लिखा हो या वाई एक्स लिखा हो। क्योंकि बच्चों आप 2 × 3 कराइए या 3 × 2 कराइए, आएगा तो फाइनली 6 ही ना। 5 × 6 कराइए या 6 × 5 कराइए, आएगा 30। तो वही चीज़ है, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हैं और दोनों हैं सेम ही। यहाँ पे x × y है, यहाँ पे y × x है, तो आंसर तो सेम आएगा ना दोनों का, x और y अगर हम पुट करेंगे तो x y लिखा हुआ है, तो वेरिएबल इनका सेम हो गया। यहाँ पे भी x y, यहाँ पे भी x y, तो वेरिएबल सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। आगे पीछे देने से मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में अगर एडिशन होता तो बात अलग थी, एडिशन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, खैर ठीक है। तो ये आपके हो गए लाइक टर्म्स। एक लास्ट कन्फ्यूज़न और आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। 6 पार्ट में दिया हुआ है 12xz और 12x² z²। तो बच्चों क्या ये लाइक टर्म्स होंगे? पहला वाला और दूसरा वाला टर्म एक जैसा है? पहले वाले में ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इनको हम देखते नहीं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, इनसे मैटर नहीं करता, मेन वेरिएबल होता है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे xz दिया है, यहाँ पे x² z² दिया है, तो बच्चों दोनों अलग अलग हैं। x और z की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 और 3 पुट करते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना दोनों आपस में, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, 3 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, z की वैल्यू 3 लेते हैं, तो दोनों का स्क्वायर होकर तब जाके सॉल्व होकर कुछ और आएगा। तो बच्चों दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 थी और यहाँ पे इसकी पावर देखिए 2 है, तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। भले ही xz और xz हो, बट ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया ना, तो ये आपके अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। यहीं पे अगर आपका स्क्वायर ना लगा होता, सिर्फ यहाँ पे xz लिखा होता और यहाँ पे भी xz लिखा होता, तो क्या हो जाते आपके लाइक टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स। हम सिर्फ कांस्टेंट देखते हैं, सॉरी वेरिएबल्स देखते हैं, ना कि कांस्टेंट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, जितना भी लाइक और अनलाइक में आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब सबका मिक्स क्वेश्चन आने वाला है। इसमें को आप कुछ भी टेबल मत बनाइएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो पहले ये पार्ट उठा लेते हैं। इसमें मैं ए कराऊँ या बी कराऊँ? बी ज़्यादा बड़ा है, चलिए मैं बी करा देता हूँ, आपके लिए इजी वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी पार्ट देख लेते हैं। आपको दिया गया है 10pq 7p। चलिए मैं क्वेश्चन को नहीं कॉपी कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख दूंगा लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म्स, और दूसरी तरफ लिख दूंगा अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो एक तरफ हो जाएंगे आपके लाइक टर्म्स और एक तरफ हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। तो 10pq, तो जहाँ जहाँ pq आएगा वहाँ वहाँ हम लोग pq लिख लेंगे। जैसे b की बात मैं करूँ तो फर्स्ट 10pq, कहीं भी 10pq आया है क्या? 10pq मतलब कहीं भी pq आया है बाद में? आप देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए, अगला 7p 8q p² 7pq, देखिए pq फिर से आया है, qp आया है, बात बराबर ही है, qp हो pq हो, तो फिर से आया है -7qp। qp लिखा हो या pq लिखा हो, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद qp या pq कहीं आया है पूरे में? हाँ, 78 qp लिखा हुआ है, तो ये भी आपका हो गया 78 qp। इसके बाद नहीं, उसके बाद देखिए qp² लिखा है, लेकिन qp कहीं भी नहीं है, pq या qp कहीं भी नहीं है, तो ये आपके 3 हो गए। सिमिलरली अगला देखते हैं, कहीं भी आपका बच्चों मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइक टर्म ही, अनलाइक का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुझे सब लाइक ही दिख रहे हैं, तो आपको अनलाइक टर्म्स के कॉलम की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा शायद अनलाइक में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल आपके टर्म होते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई यहाँ पे सिंगल है, सबकी पेयरिंग मुझे दिख रही है, सब जगह 2-2 दिख रहे हैं। तो लाइक टर्म्स आपको ढूंढने हैं, तो अनलाइक मत बनाइएगा बच्चों, ऐसे ही ये पार्ट में भी अनलाइक मत बनाइएगा, ठीक है, सिर्फ लाइक ही लिखना है, तो हम लोग लिख लेंगे। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में कुछ और उठा लेते हैं, जैसे आपका 7p उठा लिया,
ठीक है, पहला 10p क्यू के हमने सारे टर्म्स pq वाले उठा लिए। अब सेकंड उठाया हम लोगों ने 7p, कुछ भी उठा सकते हैं आप। अब जितने भी p के टर्म्स हैं वो सारे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो p के और कोई है 7p के बाद है ये तो हाँ इसका 100q है -23 12q² p² 5p, हाँ 2405p। आप क्वेश्चन देखिएगा बच्चों अपनी बुक में, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको मिलेगा 2405p, ठीक है। इससे पहले और कहीं भी या बाद में कहीं भी p नहीं है, यही दोनों p हैं। तो सेकंड आपका ये हो गया p, ठीक है। अब थर्ड उठा लेंगे हम लोग। थर्ड टर्म आपको दिया गया है 8q। अब 8q को मैच कराएंगे, तो 8q को मैच कराएंगे तो 8q कहाँ आया है पूरे में? अगर हम लोग मैच कराएंगे क्वेश्चन में q आपका आ रहा है -100q, ठीक है। देखिए q जितने भी q आएंगे वो सारे q हम लोग लिख लेंगे, और q कहीं भी नहीं है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग करते रहेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स होते रहेंगे। q का कर दिया, p का कर दिया, pq मैच करा दिया। अगला है p² q², उसको मैच कराइएगा। तो वो सारे मैच करा के आप इसी तरीके से पूरे जितने भी आपके बनेंगे वो सारे आप टर्म्स लिख लीजिएगा एक साथ, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगा अभी, और 12.1 हम लोगों की फ़िनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में 12.2 को स्टार्ट करूँगा। लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप क्लिक करके अभी से भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में कहीं भी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, लाइक अनलाइक टर्म्स में या फिर एक्सप्रेशन और उसके कोफिशिएंट में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।